अवैध संबंध, सही संबंध या गलत संबंध। आज की यह कहानी बहुत ही रोमांटिक और रोमांचक होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। तो आइए आज की यह कहानी शुरू करते हैं। मैं अपने कोठरी में बैठा अपने अंजाम के बारे में सोच रहा था कि तभी बगल की कोठरी से किसी ने जोर का आर्तनाद किया, बाहर निकालो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। तभी हवलदार दाताराम उसके कोठरी के दरवाजे के करीब पहुंचा और उसे दांत पीसकर कहा, साले तूने 4 लोगों को मारा है और अब अपने अंजाम के बारे में सोचकर शोर मचा रहा। चुप हो जा, वरना तेरी वो गत बनाऊंगा कि याद रखेगा। मुझे भी 10 साल की सज़ा हो चुकी थी। पता नहीं खुदा को मेरे हिस्से में क्या मंजूर था। मैं उस मनुष्य दिन को कौन से लगा जब से इन चीज़ों की शुरुआत हुई। एकाएक वो मंजर मेरे आंखों के सामने घूम गया। मैं एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था। मेरे पतन का कारण बनी कर्ज जो मैंने अपने बॉस माया से लिया। तब मुझे कर्ज लेना पड़ा क्योंकि माँ कैंसर से पीड़ित थी और मेरे पास उनका इलाज करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। ऐसे में मेरी बॉस माया एक फरिश्ता साबित हुई। पहले मुझे लगा था उन्होंने मेरी मदद की, मेरी काबिलियत से खुश होकर किया है, पर मैं गलत था। वो मुझसे वो सेवाएं चाहती थी जो एक मर्द अपनी पत्नी को देता है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को देता है। पहली दफ़ा जब उसने मुझे ये सब करने को कहा तो मैंने साफ मना कर दिया। तो उसका जवाब सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। वो बोली, देखो विकास, ये दुनिया आपसी फ़ायदे से चलती है। तुम मुझे अपनी सेवाएं दो, मैं तुम्हें कर्ज मुक्त करती हूँ। मैंने भी हामी भर दी और उसे अपनी सेवाएं देने लगा। पर मेरे जीवन में तूफान तब आया जब माँ की तबीयत अचानक ही खराब हो गई और परिवार वालों के कहने पर और माँ के जिद के आगे घुटने टेकते हुए मुझे शादी करने पड़ी। और शादी के कुछ ही दिनों बाद माँ भी चल बसी। तब भी मेरी और माया के बीच सब कुछ जारी रहा। पर एक दिन मैं अपने ऑफिस से जल्दी आकर उपन्यास पढ़ रहा था कि माया का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन रिसीव किया और बोला, हेलो, कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, आज तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगी। मैडम, आज मैं नहीं आ सकता। बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो। एक बार तुम्हारा काम क्या निकल गया, पीछा छोड़ने के बहाने ढूंढने लगे। जो कहती हूँ चुपचाप करो, वरना ठीक नहीं होगा। मैंने संबंध विच्छेद कर दिया। मैंने देखा मेरी पत्नी पूजा मेरे पीछे खड़ी है। क्या हुआ जी? जो पूजा मैडम का फ़ोन था, वो कल एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट आ रहे हैं जो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे उनसे मिलने जाना होगा। क्या हुआ, कोई बात है क्या? मैंने सोचा था हम आज मूवी जाएंगे। कोई बात नहीं पूजा, अगली बार चलेंगे, ठीक है जी, आप अपना काम करो। मैंने फ़ोन साइड टेबल पर रख दिया और बाथरूम फ्रेश होने के लिए चला गया। मैं बाथरूम से फ्रेश होकर निकला तो देखा साइड टेबल पर रखा फ़ोन पूजा के हाथों में था और उसके नज़रें मुझसे हज़ारों सवाल कर रही थी। कहाँ जा रहे हो जी? आप पूजा, मैंने बताया तो मैडम के पास जा रहा हूँ मीटिंग के लिए। झूठ, मीटिंग के लिए जा रहे हैं या कुछ और करने? आपकी बॉस का ही फ़ोन था, आपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांग रही थी।
बोल रही थी, जल्दी आओ मेरे राजा, अब मैं और इंतजार कर सकती नहीं। क्या कोई बॉस अपनी कर्मचारी से इस तरह से बात करती है? देखिए, मैंने आप जितने तो दुनिया नहीं देखी, पर इंसान के बर्ताव से विचार पढ़ना मुझे आता है। आपके और माया मैडम के बीच और भी बहुत कुछ है जो मुझे नहीं पता। आपके पत्नी होने के नाते आप किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं मुझे पता होना चाहिए। पूजा, तुम मुझे गलत समझोगी, फिर भी अब तुम्हें पता चल ही गया है तो बताता हूँ। ये सब हमारी शादी से पहले से होता आ रहा है। पहले मुझे लगा माया का मुझसे जल्द ही मन भर जाएगा और वो मुझे छोड़ देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने उससे पैसे के लिए हैं जो मैंने उससे माँ की इलाज के लिए लिए थे, और वो रकम इतनी बड़ी है कि मैं उसे उसके पैसे कभी वापस नहीं कर पाऊँगा। ये मेरी मजबूरी है। आपने मुझे इतने दिनों तक धोखे में क्यों रखा? मैं किसी को भी हमारे बीच नहीं आने दूंगी, चाहे वो कोई भी हो। आप जानते हो ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मैं आपके लिए किसी को भी मार सकती हूँ और मर भी सकती हूँ, पर मौजूदा हालत में आपने मुझे धोखे में रखा, जो कहीं ना कहीं आपकी गलती भी है। आप भी उतना ही जिम्मेदार हो जितना कि माया। देखो, तुम मुझे जो भी सज़ा देना चाहो मुझे मंजूर है, पर तुम अभी इस वक्त मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो माया मेरा जीना मुश्किल कर देगी। ठीक है, याद रखिएगा, आपको भी सज़ा मिलेगी और उसे भी। मैंने मन ही मन सोचा, पूजा एक गंवार औरत है, क्या कर लेगी? कुछ भी नहीं। अगले दिन मैं ऑफिस से घर काफ़ी जल्दी चला गया। मैंने घर पहुंचकर डोर बेल बजाई। दरवाज़ा पूजा ने ही खोला, पर उसके कपड़े मुझे कुछ अस्त व्यस्त लगे। मैं अंदर गया तो अंदर जो आदमी मौजूद था उसे देखकर मेरा खून खौल गया। वो आशीष था। ये मुझसे पूरे ऑफिस में सबसे ज़्यादा जलने वाला बंदा था। वो शायद पूजा से पिछले महीने हुए एक पार्टी में मिला हो और वहीं से उन दोनों की जान पहचान हुई हो, पर ये आदमी मेरे घर में क्यों था ये मैं नहीं समझ पा रहा था। आशीष, तुम यहाँ कैसे? भाई, ये सवाल तो तुम अपनी बीवी से पूछो। वो वहाँ से चला गया। पूजा, ये आशीष यहाँ क्यों आया था? मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें सज़ा मिलेगी, यही है तुम्हारी सज़ा। तुम जो हमेशा एक पराई औरत के साथ हम बिस्तर हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं? तुम अपनी गुलछर्रे उड़ाने को मजबूरी का नाम देते हो। याद रखना, तुम जैसे मेरे साथ करोगे वैसा मैं तुम्हारे साथ करूँगी। यही है तुम्हारी सज़ा, और वो माया भी नहीं बचेगी, देख लेना। तुम कुछ दिन मेरे जीवन में ठहराव रहा, पर वो ठहराव तूफान से पहले ही शांति भी थी। उसी शाम मैडम माया का मुझे बुलावा आया। मैंने भी कोई नुक्कड़ नहीं की, क्योंकि मैं जानता था वो नहीं मानेगी। मैं उसके फ्लैट के दरवाजे के करीब पहुंचा और डोर बेल बजाया। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और बड़ी मादक निगाहों से मेरी ओर देखा। उसने बड़े ज़ोरों से मेरा स्वागत किया और जिस तरह बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया जाता है, उसने मेरे सामने अनेक व्यंजन रखे, जिसे देखकर मैंने कहा,
यहाँ मैं खाने नहीं आया, तुमसे मिलने आया हूँ। वो तुम उठी और एक विस्की की बोतल ले आई और हमारे बीच एक लंबा शराब का दौर चला। वह पूरी तरह शराब तरंग में थी। उसे देखकर मैं वह से जाने के लिए उठा तो मुझे उठता पाकर वह मेरी ओर एक तख्तनी बिल्ली की तरह झपट पड़ी और मेरे होठों पर एक चुंबन अंकित किया। मैंने भी उसके कमर को अपने बाहों में कस लिया, उन्हें हल्के से ट्विस्ट किया। उसका बदन सालसा डांस के मूव की तरह थिरक उठा। अपनी गर्दन को झटकते हुए मेरे करीब लाई और बोली, किस मी नाउ। उसने मुझे ऊपर खींच लिया। उसने मेरे बदन को अपने टांगों के बीच फंसाए रखा और फिर वह मेरे ऊपर चढ़ गई और मेरे ऊपर से तभी हटी जब तक उसे संतोष नहीं हो गया। फिर वो किसी हारे हुए अखाड़े के पहलवान की तरह चित लेट गई। उसकी सांसों से उसके वक्स पहाड़ की तरह तने हुए थे और उसके होठों पर एक मुस्कान थी। तभी पूजा की चेतावनी मेरे कानों में गूंज उठी। मैं उसे कोसता हुआ तकिया लेकर हॉल में चला गया। जब आधी रात को मेरी नींद खुली तो हॉल में लगी रेडियम घड़ी की ओर देखा तो पाया कि रात के 3:15 बजे थे। मैंने तुरंत अपने कपड़े बरामद किए और पहन लिए उसे अलविदा कहने के लिए। मैं बेडरूम में गया तो वह का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा उसके माथे पर एक सुराख था। साफ मालूम हो रहा था उसके माथे पर गोली मारी गई थी जो उसकी मौत का कारण बने थी। इसका मतलब जो पूजा ने कहा था उसने उसे अंजाम दे दिया था। अब मेरी भलाई पूजा को ढूंढने में थी। मैंने सबसे पहले अपने दोस्त हर्ष को फ़ोन किया क्योंकि मौजूदा हालत में मेरे पास हथियार होना बहुत ज़रूरी था। हर्ष भिंडी बाज़ार में गैरकानूनी हथियारों की खरीद फरोख्त करता था। क्या हुआ भाई, इतनी रात गए फ़ोन किया, कोई बात है क्या? क्या भाई, मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है, मुझे हथियार चाहिए। ओ भाई, क्या हुआ, सब ठीक तो है? भाई अभी वक्त बहुत कम है मेरे पास। ठीक है भाई, मैं अभी तेरे घर पहुंचता हूं। नहीं, मेरे घर मत जाना, मैं तुझे घर के बाहर ही मिल लूँगा। ठीक है भाई, मैं पहुंचता हूं। हर्ष मुझे मेरे घर की ओर जाने वाली सड़क पर ही मिल गया और बोला, भाई जो भी करना है कल मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। मैंने भी आजकल पुलिस हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हुई है। ठीक है भाई, रुक, चिंता मत कर। मैं घर पहुंचा। मैंने अपने फ्लैट के डोरबेल बजाई। दरवाज़ा पूजा ने खोला। पूजा मुझे देखकर चौंकी। मुझे लगा तुम तो भाग जाओगे, पर तुम तो जिगर वाले निकले। देखा, मैंने कहा था उसे भी सज़ा मिलेगी। मैं तुमसे ये जानना चाहूँगा कि तुमने ये सब कैसे किया। कुछ नहीं, आसान था। पहले मैंने तुम्हारे और माया के रिश्ते के बारे में आशीष के मदद से जाना और माया की नौकरानी से उसके घर की चाबियाँ हासिल की। और जब तुम यहाँ से गए तो मुझे पता था कि तुम माया के पास जा रहे हो और हम अपने प्लान पर काम करने लगे। हम नौकरानी से मिले, चाबियों की मदद से माया के घर में घुसे। तुम और वो शराब के नशे में इतने चूर थे कि तुम दोनों को होश नहीं था। पहले मैंने माया का काम तमाम किया और वापस यहाँ आ गए।
इतने से तुम मुझे फंसा कर बच जाओगी। हाँ, क्योंकि माया को मारने मोटिव सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम माया को अपनी सेवाएं देकर थक चुके थे, इसलिए तुमने माया का कत्ल कर दिया। तुम्हारे प्लान तो बहुत अच्छा था, पर अफसोस अब तुम भी जिंदा नहीं रह सकती। मैंने गन निकाली और पूजा को पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया। गोली उसके माथे पर लगी और वो परलोक सुधार गई। मैंने पुलिस को फ़ोन किया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। कई बार आप कातिल होते नहीं, हालात आपको बना देते हैं।